नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री। आप इन सारे एजुकेशन को हमारे यूट्यूब चैनल या फिर हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं बिना कुछ भी पे किए। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द ऐप और विजिट द वेबसाइट एंड देन यू कैन वॉच ऑल द कंटेंट जस्ट लाइक यूट्यूब। दिस इज योर मैथ्स मेंटर राहुल एंड हम लोग कर रहे हैं एनटीएससी की तैयारी। एनटीएससी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। 10th क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं जो इसे देते हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छे से पता है और इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम देने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करना, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रैक्टिस का। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आप सॉल्व करते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलती है जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये है हमारा डीपीक्यू शीट 2 का सॉल्यूशन सेशन। डीपीक्यू एक स्पेशल इनिशिएटिव है मैग्नेट ब्रेन्स का, जहां पे आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिलता है 8 से 10 सवालों का, जिन्हें आप सॉल्व करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं और फिर हमारे साथ वेरीफाई करते हैं। अगर आपने इस डीपीक्यू को अब तक सॉल्व नहीं किया है तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आराम से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, पहले उसे सॉल्व करें, तब तक मुझे इस तरीके से पॉज पे छोड़ के जाएं और फिर वापस आके वीडियो कंटिन्यू करें और अपने सारे सॉल्यूशंस को मैच करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमारा तो खैर भला हो ही जाएगा। चलिए शुरू करें आज की तैयारी। तो आज का हमारा जो है डीपीक्यू शीट 2 है, चैप्टर का नाम है प्लेन ज्योमेट्री, विच इज एक्चुअली कक्षा 9वीं 10वीं के 5 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें आता है यूक्लिड, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे डीपीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, डीपीक्यू शीट 2। ध्यान रखना भैया, सर शीट 1 पहले ही कवर हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, और शीट 3 ऑब्वियस सी बात है इसके बाद आएगी। व्हाट अ गुड जोक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए पहले सवाल में क्या दिया, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज एन एरिया, तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया है 9√3 and is inscribed in a circle। अब inscribed in a circle का मतलब एक सर्कल के अंदर उसे कैद कर दिया गया है। What is the area of circle? अब देखो सर्कल के अंदर उसे कैद कर दिया है तो कुछ स्पेशल तरीके से किया होगा। तो वो स्पेशल तरीका क्या होता है सर? वो ऐसा होता है कि सर्कल के जो आपकी सरकमफेरेंस होता है, जो बाउंड्री होती है, वो सर्कल जिसको अभी हम अच्छे से बनाएंगे, मान लीजिए ये बन गया आपका सर्कल, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है ट्रायंगल की तीनों एजेस उसको टच करती हैं कुछ इस प्रकार। इसे कहते हैं इंस्क्राइब करना। ठीक है, अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया है 9√3, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया इज इक्वल टू 9√3। अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है, सीखा है आपने कहां से? जी हाँ बिल्कुल, हिरोन्स बाबा की मदद से। तो हिरोन्स बाबा कहते हैं कि एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। कितना? √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। यहां पे आ जाएगा 9√3। ठीक है, और जैसा कि आपने यहां पे अपने मन में कहा कि सर √3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। क्या बचा? ए स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 बचा, 9 चौके हो जाएगा 36, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 तो ए की वैल्यू कितनी? 6। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? क्या आपको समझ में आया कि भैया साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज ब्रैकेट में जिसे हम ए कहते हैं वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैसे निकाला? एरिया का फॉर्मूला यूज करके। तो इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें जगह थोड़ी कम पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है सर सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस। क्या चाहिए होता है सर? रेडियस या फिर डायमीटर। इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहां ध्यान दें, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका और सर्कल का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो वहां पे लाई कर रहा है। तो वो कनेक्शन क्या होगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या हम इसका रेडियस पता लगा सकते हैं। कैन वी फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो वैल्यू है
सेंटर से लेकर वहां तक की वो वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं। यदि हम वो वैल्यू निकाल पाए तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि रेडियस आ जाएगा, फिर तो सर्कल का एरिया निकालना इज अ केक वॉक फॉर अस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब कैसे आप निकालेंगे उसको, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, क्या रेडियस और ये जो साइड है ए, इसमें कुछ कनेक्शन होता है क्या, इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन होता है, यदि हाँ तो वो हमारा काम आसान कर देगा, है कि नहीं, उतना हो जाएगा, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखते हैं, सोचते हैं क्या हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड किसमें, एंड जो यहां पे हमारा साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड ऑफ ट्रायंगल, इनमें क्या कनेक्शन है। हो सकता है कुछ रेशियो होता होगा, है कि नहीं, देखो दिख तो रहा है कि वो साइड बड़ा है वो छोटा है, लेकिन क्या रेशियो होता होगा वो भी हमें सोचना पड़ेगा। यदि वो मिल जाएगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए तो हम यहां पे दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है। तो सर्कल को हम यहां पे आर लिख रहे हैं, साइड को लिख रहे हैं ए, तो क्या आर अपॉन ए करने पे हमें कुछ वैल्यू मिलती है, अब वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस और साइड में कनेक्शन होता है 1:√3 का, ठीक है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पे ट्राइंगल है इनसाइड अ सर्कल, तो आपके रेडियस और साइड में क्या कनेक्शन होता है, 1/√3 का होता है। तो अगर आपको रेडियस पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं, साइड पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे r/6 हो जाएगा 1/√3, तो आपको r की वैल्यू मिलेगी 6/√3, कितनी मिलेगी, 6/√3। अब रेडियस मिल गया, फिर तो एरिया निकालना काफी आसान है, यस सर। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², और अगर आप ध्यान से देखें तो पाई की वैल्यू उन्होंने रखी नहीं है, तो हम भी केवल r² रख देंगे, मतलब 6/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू पाई। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा पाई। यहां पे आप डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा 12 पाई, जो कि है आपका ऑप्शन सी, कितना, 12 पाई आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां लर्न करनी चाहिए थी हमें, जो यहां काफी काम आएगी हमें हमारे जीवन में, वो ये कि साइड और किसका, रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो r इज इक्वल टू a/√3 भी लिखते हैं कुछ लोग लिखते हैं r/a इक्वल टू 1/√3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर वैसे भी लिख सकते हैं r/a इक्वल टू 1/√3। दोनों ही केस में आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। चलिए हो गया ये ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सर एक बार कंप्यूटर जैसे जवाब वेरीफाई करवा लेते हैं, तो भाई उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, जो कि हमने मार्क किया है। तो यहाँ पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल है जो कि किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको देखो रेडियस दिया है और आपको क्या निकालना है, आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारी निकालनी होगी पक्का। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा गोला, ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ध्यान से पढ़ना, कई बार इंसान क्या करता है, ट्रायंगल को बाहर बना देगा, सर्कल को अंदर बना देगा ना, वो गलती मत करना। ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिल गया r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आगे अगर आप देखें तो भैया फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्कल, आपको सर्कल का वो एरिया निकालना है दैट इज पार्ट कवर्ड बाय द ट्राइंगल, ठीक है, अदर देन द पार्ट, मतलब सर्कल के अंदर जितना हिस्सा ट्रायंगल के पास है, जितना हिस्सा ट्रायंगल के पास है उसको छोड़ के बाकी पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल फंडा है सर, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया करके लिख रहा हूं मैं, तो रिक्वायर्ड एरिया यहां पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, जो कि बड़ा है, बाहरी है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों चीजें निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सर सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए जो हमारे पास है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें साइड की वैल्यू चाहिए, और वो निकालने में भी हेल्प कौन करेगा, रेडियस करेगा। कैसे सर, अभी पिछले ही सवाल में आपने सिखाया था कि r इज इक्वल टू a/√3 होता है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल,
है ना, ये आपको याद है, अभी मैं पिछले में ही किया है। कुछ लोग इसको r बाई इक्वल टू 1/√3 भी लिखते हैं, जो भी तरीके से आप लिखना चाहें। तो चलिए यहां पे अगर मैं यूज करूं तो r की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। कितनी? 4/√3। अब आप क्या करेंगे सर? नहीं, आपने यहां पे क्या लिखना है, आपने a निकालना है ना, सॉरी। तो r की वैल्यू है 4, यहां पे आ जाएगा a/√3, तो a आ जाएगा 4√3। चलिए इज द वैल्यू ऑफ a। तो आपको r पता था, a आपने निकाल लिया, a कितना है, तो a इक्वल टू 4√3। अब आप क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए यहां पे आप करोगे इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7 इंटू लिख रहा हूं मैं 16। ये कहां से आया सर? 4 का स्क्वायर 16 ऑब्वियसली, माइनस, अब ये तो आपको याद होना चाहिए, √3/4 a स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा सर? √3/4 a स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर। तो वो कितना होगा सर? 4√3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 3, है ना। लेकिन नीचे से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सर? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक 4, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 16 अगर हम करें तो 300, तो 32, 3 2 5, 352/7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12√3। क्योंकि आपके आंसर देखो डेसिमल में आ रहे हैं तो आपको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 5 35, एक 0 आएगा, पॉइंट लगाओगे, 7 2 14 एंड 7 8 56, 50.28। इधर आएगा 12 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग, 1.72 मान लो, ठीक है, इंटू 12 करना है आपने। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, 7 दूनी 14, 4 यहाँ एक कैरी, 2 1 2 3, और ये 17 172 कितना है देखो, 4 में से 2 गया 6, 4 और 2 6, 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20.64। ठीक है, चलिए अब इसको तो आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, और यदि पूरा माइनस नहीं भी करेंगे तो देखो 50.28, 50 में से 20 माइनस किया तो 30 बचेगा। तो 30 का सबसे निकटतम आंसर कौन सा है? मैं भी पूरा माइनस कर भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को अगर भाई एग्जाम में एमसीक्यू में दिया है तो मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा। तो देखो 20.9848 ऐसा आंसर है जो कि 30 के बहुत निकटतम है, तो हम उसको अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे। ऑल्सो अगर आप डेसिमल के बाद की वैल्यूज ऑब्जर्व करें तो वो और कम ही होगा, मतलब 30 से कम ही हो जाएगा, क्योंकि इसका डेसिमल बड़ा है, इसके डेसिमल की बाद की वैल्यूज छोटी हैं, तो इसे कुछ ना कुछ कैरी तो करना ही पड़ेगा। तो लगभग आपका जवाब 29.48 के आसपास ही आना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन किए बिना भी। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो भाई कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन ए, सिंपल। इन दो सवालों से, पिछला सवाल और यह सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें क्या देखने को मिली, तो वो सर आर और ए की वैल्यू के बीच में कनेक्शन देखने को मिला कि r इज इक्वल टू a/√3। और इसकी मदद से जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल और सर्कल का अगर साथ में क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे। इन द फिगर गिवन बिलो PQ इज इक्वल टू QS। PQ है QS के बराबर, ठीक है। जैसे ही मुझे दो साइड्स बराबर मिलती है ना, मेरे दिमाग में पहली चीज तो यही आती है कि एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर ये हो जाता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। वैसे ही QR इक्वल टू QS, QR इक्वल टू RS, सॉरी, तो QR इज इक्वल टू RS, तो उसी के हिसाब से यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। SRQ 100 डिग्री है, वो चित्र में भी लिखा है। फाइंड एंगल QPS। अब एंगल QPS मतलब यह वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो आसान कार्य लग रहा है मुझे, ठीक है। सर कैसे? सर देखो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन ट्रायंगल QPS, इन ट्रायंगल QRS, माफ कीजिएगा, ठीक है, सबसे एक्सट्रीम वाला QRS। क्या लिखा आपने? सर हमने लिखा कि QR इज इक्वल टू RS, और वजह बहुत सिंपल है, ये तो गिवन है। इसी की वजह से QR के ठीक सामने वाला एंगल QSR वुड बी इक्वल टू एंगल SQR, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों को अगर हमने x मान लिया। और रीजन क्या होगा? रीजन लिखोगे ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो एंगल्स अपोजिट, ठीक है, टू इक्वल साइड्स,
ठीक है सर, लेकिन हम तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रीजन लिखने की क्या जरूरत है? कल को आप खुद ही रेफर करेंगे कि मैंने ये सवाल कैसे सॉल्व किया था, तो वो लिंक बैठना चाहिए। और एमसीक्यू इसलिए हम लोग फटाफट शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इतने से इंसान को हिंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को आपने एक्स माना, तो इसी ट्राइंगल में x प्लस 100 डिग्री करने पे आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या रीजन है? तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब आपको 2x के बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री के बराबर। कितनी? 40 डिग्री। कैसे सर? सर वो 100 था, बाकी दोनों मिला के हो गए 80-80, तो ये x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। बहुत बढ़िया। कितनी आई x की वैल्यू? तो भाई x की वैल्यू आई है 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 डिग्री और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 40 डिग्री। चलिए अब आपसे बोल रहा है कि जनाब आपको क्या पता लगाना है? ये एंगल QPS पता लगाना है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो उसको निकालने के लिए मेरे पास क्या आइडिया है कि इसको अगर हमने y माना, जैसे उसको x माना था, इसको अगर हम y माने तो ऑब्वियसली ये भी y हो जाएगा। अब समस्या का समाधान निकालने के लिए केवल यही एक ऑप्शन है कि ये वाला एंगल निकाल दे, और ये वाला एंगल निकालने के दो तरीके हैं। एक आप यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दूसरा आप यूज कर सकते हैं लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर वाली अप्रोच ले रहा हूं कि जनाब सवाल में लिखा है या सामने सामने चित्र में दिख रहा है कि एंगल PQS प्लस एंगल RQS दोनों को जोड़ के आएगा 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि ये क्या है सर? ये है लीनियर पेयर। तो इसमें PQS की वैल्यू कितनी है? तो सर PQS की वैल्यू तो फाइंड करनी है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। RQS की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 40 डिग्री, और ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री। तो कुल मिला के PQS कितना? तो सर PQS हो गया यहाँ पे 140 डिग्री। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल PQS। ठीक है, इन द ट्रायंगल PQS जो कि आपकी नजरों के सामने है। मेहरबान कदरदान साहिबान देखिए यहाँ पे, पहली चीज तो PQ इज इक्वल टू QS। ठीक है, और ये क्या? ये गिवन है। इसके हिसाब से एंगल कौन से? तो भाई एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल कौन सा? QSP। ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, और वजह क्या होगी सर? वजह वही जो आपने पहले लिखी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका नाम हम चेंज करके y रखेंगे क्योंकि x हमने पहले ही यूज कर लिया है। तो आप में से कुछ बोलेंगे सर x की वैल्यू यहाँ 40 आई तो वहां भी आएगी क्या? नहीं, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। चलो अब इन तीनों को जोड़ने पे तो y प्लस ये 140 डिग्री वाले को जोड़ने पे आएगा कितना? सर इनको जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत 180 के बराबर। ठीक है, चलिए अब अगर ये दोनों 180 के बराबर हैं, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 40 डिग्री। देश का छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि भैया 2y इक्वल टू 40 है, तो y की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। कितनी आई y की वैल्यू? सर y की वैल्यू आई 20 डिग्री। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जवाब क्या है। तो सर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए 20 डिग्री हमारा आंसर होना चाहिए। 4 ऑप्शन थे, हमारा आंसर आया 20 डिग्री। क्योंकि हमें पूछा क्या गया था उसका हमेशा ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। उसको भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन क्लियर करने से पहले एक बार कंप्यूटर जी से जवाब वेरीफाई करवा लें, कहीं उनका जवाब अलग ना। चलिए हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, इनका जवाब भी ऑप्शन ए, तो मतलब सही है, मतलब हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद कंप्यूटर जी, आपने हाँ बोल दिया, वरना तो हम लोग क्या ही करते। चलो प्रश्न क्रमांक 4, यूं तो कक्षा 8वीं का सवाल है, परंतु यहाँ पे एनटीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति को याद ही नहीं रहता है कि 8वीं में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम दिया है, किसका? रेगुलर पॉलीगॉन का। कितना? 1440। हाउ मेनी साइड्स पूछा आपको। ठीक है, साइड्स की संख्या पूछ रहा है। तो देखो सम और साइड्स में कनेक्शन तो होता है, ऑब्वियस ही बात है। जितनी ज्यादा साइड्स होंगी उतना ज्यादा सम होगा, तो साइड्स के हिसाब से ही सम डिसाइड होगा। भाई जितनी साइड्स हैं उतने एंगल होंगे, उतने एंगल होंगे तो उतना सम बनेगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में या फिर किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ एंगल्स आप निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला के तहत, जिसका नाम है n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब जितनी भी साइड्स आपकी हैं उसमें से कितना माइनस कर दो? 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
दिस इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम्पल अगर आप ट्राइंगल का ले ले तो भाई ट्राइंगल में 3 साइड सम कितना होता है 180, चेक कर लो, 3 - 2 होगा 1, 1 × 180 इज इक्वल टू 180। क्वाड्रिलैटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब 4 साइड वाले हैं, सबका सम कितना होता है 360। कैसे आता है 4 - 2 is 2, 2 × 180 करने पे 360 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो n - 2 × 180 और सम है आपका 1440। अब n - 2 हो जाएगा 1440 होल डिवाइड बाय 180, शून्य से शून्य कैंसल, 18 और यहाँ पे 144 में कुछ कनेक्शन है क्या? तो सर 144 को अगर हम चाहें तो 12 × 12 लिख सकते हैं अपॉन 18। अब जितना कैंसिल हो सके उतना करेंगे, 6 2 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 कितना 3 4 जा। तो n - 2 वुड बी इक्वल टू हाउ मच? अगर यहाँ पे हम रंग चेंज करके फाइनल उत्तर की तरफ आगे बढ़े तो देखो n - 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, n इज इक्वल टू 8 + 2 और 8 और 2 मिला के हो जाएगा 10 के बराबर। अब 10 है तो मतलब कितने साइड्स? 10 साइड्स, ठीक है। कई बार लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं n - 2 = 8 देख के जवाब क्या मार्क कर देते हैं? सर जवाब मार्क कर देते हैं 8 साइड्स, क्योंकि उनके हिसाब से n - 2 करने पे 8 आ रहा है। प्रभु ऐसे अधूरा नहीं करना है, n की वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है जो कि आ रही है यहाँ पे 10 साइड्स। तो 8 साइड्स को मार्क मत करना, गलत हो जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। मार्क कर दोगे तो फिर उसमें मेरा तो कोई नुकसान है भी नहीं वैसे भी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए 10 साइड्स का होगा सही जवाब, हमने भी वही मार्क किया। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर जी की परमिशन से, उनकी आज्ञा से अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। चलिए फाइंड द x इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब यहाँ पे आपको दी गई है एक टैंजेंट, ठीक है, और एक सीकेंट। क्या दिया गया है सर? टैंजेंट और सीकेंट। जैसे सर्कल के रेडियस और उसमें ट्राइंगल की साइड में कनेक्शन था, वैसे ही टैंजेंट और सीकेंट में भी कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे टैंजेंट का नाम है PT, है ना, और सीकेंट का नाम है क्या? सर सीकेंट का नाम है वैसे तो PA और यहाँ पे लिख दो PB मान लो, ठीक है भाई। PA से क्या हो रहा है? अगर आप लिखे यहाँ पे PA और PB। चलो अब यहाँ पे आपको कनेक्शन देखना हो तो बेसिकली टैंजेंट का जो स्क्वायर होता है, तो PT का जो स्क्वायर होगा इट शुड बी इक्वल टू PA × PB। जो हमें पता नहीं उसका नाम x रखा गया है। तो देखो PT स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, PA स्क्वायर PA हो जाएगा मतलब कितना 5, और PB स्क्वायर PB हो जाएगा 5 + x, क्योंकि आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है देखो, है ना। तो PB कितना हो जाएगा 5 + x। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 + 5x। अब 25 वहां जाएगा तो 36 में से माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे सर? बस इनको सॉल्व करना है। तो 36 - 25 कितना होगा सर? 36 - 25 होना चाहिए यहाँ पे 11, ठीक है, इक्वल टू 5x हमारा जवाब होगा क्या? यस सर। तो अगर 5x हमारा जवाब होगा, डिवाइड करोगे 11/5 लगभग कितना आएगा? तो भैया 11/5 करने पे 2.2 आएगा। उसको भी अगर हम लिख दे यहाँ पे तो 11/5 मतलब 2.2। तो हमारा फाइनल उत्तर कितना? तो सर 11/2 इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 11/5, सॉरी 11/5, तो 2.2 आएगा आपका आंसर, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन बी के रूप में। चलिए कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। अरे मार्क तो करने दो बेटा, तब तो इतना जल्दी नहीं मचाते, पहले मार्क करते हैं। तुम लोग वहीं से बोल दो कि सर कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ जी सर जवाब बताएं। ऑप्शन बी 2.2 हमारा भी था, इनका भी आया है, मतलब जवाब सही है। स्क्रीन हो जाएगी क्लियर और हमारे पास आ जाएगा एक नया प्रश्न। An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 10 cm. वेरी गुड, जैसा हमारे पिछले सवाल रहे हैं लगभग वैसा ही है। आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। रेडियस कितना है? तो सर रेडियस है 10 सेंटीमीटर। चलिए ट्राइंगल आपने किसके अंदर रखा है? सर्कल के अंदर। तो भैया ट्राइंगल और सर्कल में क्या कनेक्शन होता है? रेडियस और साइड में
सर अगर इक्विलैटरल है तो वो हो जाएगा a√3 के बराबर, तो 10 इक्वल्स टू a अपॉन √3, आपका वैल्यू a का 10√3 इज द वैल्यू ऑफ a। जैसे ही अब आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4। अब a स्क्वायर मतलब कितना सर? 10√3 का स्क्वायर, देखो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 है ना, 4 और ये 100 कैंसिल होके हो जाएगा 25, 25 इंटू 3 करोगे आएगा 75, ये √3 अकेला यहां रह जाएगा, तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल क्या था सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर है, तो पहले आपने रेडियस से साइड निकाली, फिर साइड से एरिया निकाला। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये तभी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला जब ट्रायंगल सर्कल के अंदर हो। उल्टा हो जाता है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर हो जाता है तब रेडियस अलग होगा, उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो 10√3 इक्वल टू a आ गया आपके पास, फिर उसके बाद आपने एरिया निकाल दिया जिसका आंसर आया 75√3 70 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि ऑप्शन में हमें केवल एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, यूनिट नहीं पूछी है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि आ रही है 75√3, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी 75√3। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ये वाला फॉर्मूला सीख लिया और ये वाला मेथड सीख लिया तब तो फिर आपके लिए आसान है, ठीक है, तब तो आपके लिए क्या है, केक वॉक है। लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तो यही सवाल लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को देखना, समझना क्या टेक्निक यूज हो रही है। तो यहाँ पे रेडियस और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का जो हमने रेशियो यूज किया वो आपके बहुत काम आएगा सारे ही सवालों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ a + d एंड a + 2d, ठीक है। दिस ऑल्सो लुक्स लाइक एन AP विच इज ऑब्वियसली देयर। अब आपको बोल रहा है राइट ट्राइंगल है तो मतलब क्या होगा सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT, ठीक है। चलिए व्हाट डज द पाइथागोरस थ्योरम से कि द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, जो कि यहां पे होगा a स्क्वायर एंड a + d का होल स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो ये हो जाएगा a + 2d का होल स्क्वायर। आपको देखो वैसे भी a और d की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको a और d का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो पूछ रहा है मतलब साफ है कि उसे पता है कि यहां पे आपने क्या करना है, आपने रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे रेशियो? सर सिंपल है, a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं और a और d की वैल्यू जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 2d, ठीक है, नहीं 2ad सॉरी, प्लस 2ad। इधर पे आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 2 2 4ad, है ना। क्या किया आपने सर, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया a + b का होल स्क्वायर यूज करके। अब जो जितना कैंसिल हो रहा है उतना हम करेंगे। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। d स्क्वायर आपको वहां पे एडजस्ट करेंगे आप किससे, 4d स्क्वायर से, आपके पास कितना बचेगा 3d स्क्वायर। वैसे यहां पे आप 2ad को एडजस्ट करेंगे, वहां पे 4ad से कितना बचेगा सर, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास बच जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं उन दोनों वैल्यूज को वहां भेज दूं तो 4d स्क्वायर, ठीक है, माइनस d स्क्वायर प्लस 4ad माइनस कितना, सही हो जाएगा माइनस यहां पे 2ad, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे तो सर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3d स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा प्लस 2ad। तो a स्क्वायर माइनस 2ad माइनस d स्क्वायर हमारी इक्वेशन हो जाएगी।
अब -3d², सॉरी। अब आपको क्या करना है सर, हमने करना है अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ताकि हम a और d की कुछ वैल्यूज निकाल पाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले 3 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाए आपको 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। ये होंगे आपके दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले फैक्टर्स, ठीक है। कैसे, तो देखो a² इंटू d² मतलब हो जाएगा -3d², तो इसकी रिक्वायरमेंट 3, ठीक है, -3a² d²। उधर था -2ad, तो -2 लाने के लिए -3 इंटू +1 कर दो, ठीक है। तो -3 इंटू +1 करोगे तो -3 आ जाएगा, और -3 इंटू +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 +1 करोगे तो 2 आएगा, और दोनों के पास AD रहेगा तो a² d² मिल जाएगा। पहले दोनों में से आपने लिया a कॉमन, अंदर बचेगा a-3d, दूसरे दोनों में से आपने लिया क्या, d कॉमन, तो आपके पास बचेगा a-3d। अब यहां पे देखो, एक तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या सिस्टम आ जाएगा सर, यहाँ पे आपकी जो दो इक्वेशन बनेंगी वो बनेंगी a-3d, और दूसरी बन जाएगी यहाँ पे a+d, ठीक है। ये दोनों है मिला के 0 के बराबर। अब अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो a-3d भी 0 के बराबर और a+d भी 0 के बराबर, ठीक है। a-3d यदि 0 के बराबर है तो a हो जाएगा 3d के बराबर, तो a/d का रेशियो आ जाएगा 3/1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3/1। और अगर आप दूसरा देखें तो भाई देखो a+d = 0 का मतलब है a = -d, तो ये हो जाएगा a/d इज -1/1। अब -1/1 का भी रेशियो हो सकता है क्या, थोड़ा मुश्किल है ना। तो अपन ने जब चेक किया तो अपना 3:1 वाला आंसर मैच हो रहा है, तो जब आंसर मैच हो रहा है तो क्यों ना 3:1 लिखा ही जाए भैया, क्यों मेहनत की जाए, दिमाग लगाया जाए। तो ऑप्शन डी 3:1 जो कि हमारा जवाब था, शायद कंप्यूटर जी का जवाब भी वही हो, पर अभी तो हमें सॉल्व करके वो वाला आंसर ज्यादा सही लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसका जवाब निकाला, ठीक है, ये रहा। तो कैसे आपने 3 और 1 को लेके आए, आपको दिमाग चलाना है कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पाएगी, अन्यथा तो a और d का रेशियो आप निकाल नहीं पाएंगे। कितना है रेशियो सर, 3:1 आया, पॉजिटिव रेशियो। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, मतलब कंप्यूटर जी से सॉल्व करवाते हैं कंप्यूटर जी। और ये देखो बोथ पॉजिटिव, ये भी चीज है ना, तो जब अगर इनका रेशियो -1:1 आ रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई एक नेगेटिव होगा, तो बोथ पॉजिटिव होने के लिए आपका वही वाला आंसर सबसे सही होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और रीजन क्या दोगे कि सवाल में लिखा है बोथ पॉजिटिव, लेकिन आपने यहाँ पे जो रेशियो निकाला है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसीलिए। चलिए यहाँ पे आप करेंगे स्क्रीन को क्लियर, कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवा ले, उनका जवाब भी 3:1, हमारा भी आया था 3:1, देखिए एक बार मैच कर लीजिए। तो स्क्रीन क्लियर, नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव बोला गया है, और a+d = 0 का मतलब दोनों में से एक पक्का नेगेटिव है। अगला प्रश्न है इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल्स का एक सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या बोल रहा है आपसे कि AD की वैल्यू है 2.5 एंड DB की वैल्यू है 5, ठीक है, लिखी हुई नहीं है तो हम लिख देते हैं कि भैया DB की वैल्यू है 5, AE की वैल्यू है 2 और BC की वैल्यू है 9। आपको फाइंड करना है EC एंड DE। अब देखो यहाँ पे लाइंस पैरेलल हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, मतलब ये किस प्रॉपर्टी को यूज करने का सबसे सही समय है, तो सर ये है यूजिंग बीपीटी करने का समय, और बीपीटी का फुल फॉर्म इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कहती है कि डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो जो रेशियो इस तरफ है वही रेशियो उस तरफ होगा। तो भाई रेशियो क्या है इस तरफ, तो सर एडी अपॉन, अगर हम देखें पूरी साइड तो एडी प्लस डीबी कर देंगे हम, जिससे हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा कि 2.5 होल डिवाइड बाय कितना सर, एडी प्लस डीबी हो जाएगा यहाँ पे 2.5 प्लस 5 तो मतलब 7.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 7.5 तो रेशियो कितना हो गया सर, रेशियो हो गया 1:3। यदि आप ऊपर वाले हिस्से से पूरा ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर डिवाइड बाय पूरा है ये, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपर वाला पार्ट होल डिवाइड बाय फुल है। अगर आपको ईसी पूछा है तो फॉर ईसी यू हैव टू फाइंड अपर अपॉन लोअर, क्योंकि वही है ईसी के लिए लोअर पार्ट, तो जो एडी अपॉन डीबी होगा
वही होगा AE अपॉन EC, ठीक है। अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू अपन अपॉन लोअर, अपर अपॉन ऊपर अपॉन पूरा, मतलब फुल ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पूरा पार्ट, ए और बी मिला के, अपर एंड लोअर मिला के, तो अलग हो जाएगा रेशियो, ठीक है। AD की वैल्यू 2.5, DB की वैल्यू 5, इधर पे AE की वैल्यू है 2, तो EC की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप चेक करें तो रेशियो है यहाँ पे 1/2 का, ठीक है। तो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे 2/x, क्लियरली x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? सर x की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। सर ऊपर वाले में 1:3 आया, नीचे वाले में 1:2 आया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरी साइड गिनी गई है, यहाँ पे केवल ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट गिना गया है। अब जब आपको DE निकालना है तो वहां पे देखो DE है ऊपर वाला पार्ट होल डिवाइड बाय पूरा, दैट इज BC, और ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा AD अपॉन AB के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अब वही करेंगे जो इस तरफ है, ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा, ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा, तो यहाँ हो जाएगा DE अपॉन आप करेंगे BC, जिसकी वैल्यू कितनी? देखो BC की वैल्यू दी है 9, इक्वल टू AD की वैल्यू है 2.5 और नीचे AB की वैल्यू हो जाएगी 7.5। चलिए रेशियो कितना? सर 2.5 और 7.5 को डिवाइड करेंगे तो 1:3, तो यहां आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो सर DE अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, तो DE की वैल्यू आएगी 9/3, जो कि जग जाहिर है बहुत ही आसान जवाब है। 9/3 करने पे जवाब आएगा 3। तो अब क्या मार्क करेंगे यहाँ पे? सर हम मार्क करेंगे यहाँ पे 4 और 3 को अपना आंसर, ऑप्शन ए। 4:3 सॉरी, एक की वैल्यू 4, दूसरे की वैल्यू 3, हमने दोनों वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, देखो x इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 3। अब हम दबाएंगे यहाँ पे एक जादुई बटन, जिससे स्क्रीन भी होगी साफ और आंसर भी होगा वेरीफाई। ऑप्शन ए 4 और 3, हमारा जवाब भी वही था, कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई कर दिया, स्क्रीन भी साफ कर दी। क्या करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे शायद नहीं है, क्योंकि हमारी जो DPQ शीट थी वो हो रही है खत्म, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो आपको तो पता है कि हमारा YouTube चैनल है, उस पर आप सारे सेशन देखते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि सर हमें ये वाला सेशन नहीं मिल रहा है, हमें ये वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, इस टॉपिक का आपने वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर ऐसा कोई आरोप लगता है तो मन पे मतलब एकदम घात हो जाता है कि यार बनाया तो है वीडियो, लेकिन बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है, क्या बात है। तो उस पूरी समस्याओं का हमने एक सोल्यूशन निकाला, वो है हमारी वेबसाइट और ऐप। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, वेबसाइट का नाम टाइप करना है magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी, वहां पे आपको सारा कंटेंट एकदम क्लासिफाइड रूप में मिल जाएगा। फ्रंट पेज पे वो आपसे पूछ लेगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपने NTSC के टैब पे क्लिक किया तो NTSC का टैब वहां पे ओपन हो जाएगा, और NTSC के अंदर जो भी सेशंस कवर किए सारे टीचर्स ने, ठीक है। ये तो विभूति मैम और मैं दिख रहे हैं, लेकिन नीचे अभी अभिषेक सर भी हैं, वहां पे आपकी रिया मैम भी है जिन्होंने सोशल और मैथ पढ़ाया है, वो भी आपको दिख जाते हैं। बस आपको यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जितने सेशन बने हैं, एक भी सेशन बिना मिस हुए आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो देखो 22 लेक्चर है आपके नंबर सिस्टम के, अर्थमेटिक के 18 लेक्चर हैं, अलजेब्रा के 20 लेक्चर हैं, सारे एक सीक्वेंस में हैं विथ प्रॉपर नंबरिंग। तो आपका कोई भी सीक्वेंस, कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन नहीं छूटेगा। टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया है, बस आपको क्या करना है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करोगे आपको सारे सेशंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस यहाँ पे आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करें, ये रहा आपका सेशन खुल गया। वही टीचर देख लो, मैं ही हूँ, मेरी दाढ़ी मेरे ही बाल हैं, बिल्कुल सेम है, सेम टीचर्स डिलीवरिंग सेम क्वालिटी कंटेंट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस खाली एक तरह से माध्यम चेंज हो गया, बाकी पढ़ाने का सिलसिला चालू रहेगा। और YouTube भी चालू है, ये भी चालू है, तो आप दोनों चीजें देख के अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तो आपका ब्रेक टाइम कम हो जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने की जगह इंसान पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे सकता है। अच्छी बात है ना। चलिए इसी के साथ हम आ गए हमारे NTSC के जो 100% फ्री कोर्स में सैट पार्ट में, जो हम स्टेज 1 पढ़ रहे थे मैथ्स का, उसके एक और सेशन के एंड पे। तो हमने जो बहुत सारे सेशन बनाए हैं उनमें ये एक और सेशन जुड़ गया है। यहाँ पे हमने DPQ शीट 2 के 8 सवालों के समस्याओं के समाधान को बेहद आराम से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आए होंगे और इन सारे सवालों के बेसिस पे आप और बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करना
ना भूलें, क्योंकि नॉलेज जितना आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतनी आपकी भी इंक्रीज होगी। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।